जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के नेक्स्ट लेक्चर में। मैं भी शायद ये लेक्चर नंबर 19 हो सकता है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के इस एमसीक्यू सेक्शन में। आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो जो भी अब तक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देख रहा है बेटा, चाहे आप लाट थ्योरी पढ़ लीजिए, आपका पेपर नहीं निकलेगा अगर आप ऑब्जेक्टिव से लिंकअप नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम तक मैं आपको सारे बेसिक से एडवांस क्वेश्चन करा दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है और एमसीक्यूज देखना है। जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं उसको आसान भाषा में आपको बता दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट वीडियो को चालू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर नंबर 10 है, जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर था। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ये है, पूछ रहा है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। किस लिए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? तो आपको पता है पीएमएमसी एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। मूविंग कॉइल पूछ रहा है मतलब पीएमएमसी का ही बात कर रहा है। तो पीएमएमसी हमेशा डीसी सर्किट में यूज होता है, ठीक है ना। एसी सर्किट के लिए हम लोग हमेशा एमआई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मतलब एसी एंड डीसी बोथ के लिए ना एमआई इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, ठीक है। एमआई इंस्ट्रूमेंट और ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ये यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्योंकि डीसी के लिए बेस्ट पीएमएमसी है ना, इसीलिए इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एसी के लिए ही बेस्ट मानते हैं। क्लियर है? ये डीसी वैल्यू देता है, मतलब एवरेज वैल्यू देता है, और ये हमेशा ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू देते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सब मीनिंग नहीं जानते हैं तो एसी सर्किट का मैंने आपको पूरा एक बेसिक से एडवांस क्वेश्चन बनाया हुआ है, पूरा उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द स्लो स्पीड अल्टरनेटर इज जनरली नोन एज एक स्लो स्पीड जनरेटर क्या कहलाता है? तो टर्बो जनरेटर नहीं कहलाता। टर्बो का मतलब ही होता है एकदम फास्ट। वाटर व्हील जनरेटर ये इसका सही आंसर है, क्योंकि नॉन सेलियन पोल जनरेटर एक प्रकार का टर्बो ही होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉन सेलियन 1500 से 3000 आरपीएम पे घूम सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा वाटर व्हील जनरेटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर। एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर क्या यूज करता है बेटा, किस चीज के लिए? तो एसी के लिए बेस्ट होगा। ये ईएमएमसी पावर मेजरमेंट करता है ना, वॉट मीटर नाम से जाना जाता है, डायनेमोमीटर टाइप बोलते हैं, तो पावर नाम से जाना जाता है। तो एसी वोल्टेज, डीसी एज वेल एज एसी, या डीसी वोल्टेज बस 80 वोल्टेज एक्टिव। तो इसका आंसर है डीसी एज वेल एज एसी। ये इसका मेन है, जो दोनों के लिए ये काम आता है, ठीक है। ये जो वोल्टेज लिखा है मेनली ये पावर होना चाहिए था, ये वोल्टेज लिखा गया, मोस्टली ये पावर मेजरमेंट के लिए ही यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। मेगर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या मापा जाता है? तो मेगर हमेशा इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जाता है, माना जाता है। और अर्थ का आपको मालूम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम तक होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको ये सब ध्यान में रखना है बेटा। 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3। 1 गीगा का मतलब यहाँ पे किलो के बाद मेगा। 1 मेगा का मतलब होता है 10⁻6। 1 गीगा का मतलब होता है 10⁹। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिकल में इससे कन्वर्जन कभी भी बन जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। पूछ रहा है A transformer is working at its maximum efficiency. Its iron loss is 500 watt. Its copper loss will be। एक ट्रांसफॉर्मर अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है ना, तो हमेशा उसमें आयरन लॉस जो होता है ना,
कॉपर लॉस के बराबर होगा। तो जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर है तो यहाँ पर बोल रहा है अगर इसका आयरन लॉस 500 वॉट है, अगर इसका आयरन लॉस 500 वॉट है तो यही तो कॉपर लॉस होगा ना भाई। तो कॉपर लॉस में क्या आ गया 500 वॉट। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये चीजें आपको क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो मेरे ट्रांसफॉर्मर वन शॉट का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक पावर ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है? तो हमेशा नियर फुल लोड के आसपास ही पावर ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। ध्यान रखिएगा, हाफ लोड रहता है ना, तो ये हाफ लोड हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ 50 साइकिल पर सेकेंड 10 पोल मोटर इज। अब ये जो साइकिल पर सेकेंड दिया है ना बेटा, साइकिल पर सेकेंड, यही कहलाता है मेरा फ्रीक्वेंसी। इसी को मैं बोलता हूं आवृत्ति, है ना। और इसी का वैल्यू दिया है मेरे को 50। इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। और पोल्स कितने दिए हैं? 10। पोल की वैल्यू दिया है 10। तो NS इक्वल टू होता है 120 F अपॉन P। तो 120 F दिया है 50 डिवाइडेड बाई 10। जीरो से जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, एक जीरो लग जाएगा। तो 600 RPM हमारा आंसर आएगा। आप देख पा रहे होंगे अभी तक जितना भी मैंने एमसीक्यूज कराया है, ये एक क्वेश्चन हर बार आता है इस NS इक्वल टू 120 F अपॉन P से, और एक E इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A। ये जो डीसी मोटर का जो EMF इक्वेशन होता है, इससे ये दो से हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो जो नहीं याद किया है वो ये फॉर्मूला याद करके इस पे मल्टीपल क्वेश्चन बना ले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर आप देख रहे होंगे सिंक्रोनस मोटर्स आर, क्या होता है सिंक्रोनस मोटर? तो कभी भी सिंक्रोनस मोटर ना सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है ना, तो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अगर इंडक्शन मोटर बोले रहता ना, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता बेटा, ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। लेकिन जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, वो सेल्फ स्टार्ट होता है। ये एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है, ये अच्छे से याद होना चाहिए ये वाला। नेक्स्ट, द मोटर इन विच द स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट द सेम स्पीड। ये रोटर का मतलब, जैसे मैं बोला, आपको मालूम होगा किसी भी रोटर के मतलब, ये स्टेटर में जब मैं 3 फेज AC सप्लाई देता हूं तो यहां पर क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। तो ये सिंक्रोनस स्पीड और ये रोटर का जो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं ना, इसका मतलब ये और कुछ नहीं, सिंक्रोनस मोटर होता है, जिसमें NS इक्वल टू NR होता है। हमेशा स्लिप की वैल्यू कितनी आती है? तो NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS, ये होता है। तो अगर NS और NR बराबर है तो स्लिप 0 हो गया, तो इसमें स्लिप होता ही नहीं है, ये एकदम बढ़िया से घूमता है 1500 RPM में। इसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, और 3000 RPM को सुपर सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, पूछ रहा है द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ। एक ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितने रेंज में होती है? तो 50 से 70, 60 से 76, 80 से 90 नहीं, मैक्सिमम होती है AC सर्किट में 90 to 98%। एक ऑप्शन और रहता 97 से 99% ना, तो मैं इसको मार देता टिक, ठीक है। हमेशा मैक्सिमम जो भी नंबर दिया रहेगा वो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी मैकेनिकल लॉसेस नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी एफिशिएंसी है ये मैक्सिमम जाती है। मैकेनिकल लॉस का मतलब है कि इसमें कोई रोटर पार्ट होता नहीं, स्टैटिक डिवाइस है, तो एफिशिएंसी बहुत अच्छा देता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट,
Two transformers operating in parallel will share the load depending upon their, एक ट्रांसफॉर्मर ना, मतलब दो ट्रांसफॉर्मर को मैं पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूं ना, तो ये हमेशा लोड कैसे शेयर करते हैं, हमेशा अपने पर यूनिट इंपीडेंस के साथ ये लोड को शेयर करेंगे। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है सर, तो पर यूनिट इंपीडेंस का मतलब है जिस ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट इंपीडेंस कम होगा ना, वो लोड ज्यादा शेयर करेगा, याद रखिएगा। और किसी ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट इंपीडेंस ज्यादा हुआ, इसका मतलब है कि वो लोड क्या हो रहा है, कम शेयर कर रहा है, लोड शेयरिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब दिमाग में रखिएगा। तो ये किस में होगा बेटा, पर यूनिट इंपीडेंस में ये होता है। ये नेसेसरी कंडीशन में आता है ट्रांसफॉर्मर के पैरेलल ऑपरेशन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड, मतलब NR of the rotor is known as slip. It can be expressed as a percentage and is given by, देखिए जो स्लिप होता है ना, ये होता है रिलेटिव स्पीड पर यूनिट सिंक्रोनस स्पीड। ये रहता है रिलेटिव स्पीड होता है हमेशा NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। परसेंटेज लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 100। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। ये जो है ना, ये एक्चुअली ये नहीं है, NS बाई NR डिवाइडेड बाई NS होता है ये, ठीक है। ये आपको ये ऑप्शन कहीं भी मिलेगा तो आपको टिक लगा देना है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड ऑप्शन में गलतियां होगी तो थोड़ा सा देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये मैं ही टाइप किया हूं तो मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर हूं। आपके लिए क्वेश्चन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन तो आप अपने आप ही करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर कुछ होगा तो आप इसको टिक लगा दीजिएगा। देखिए बोल रहा है अ मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ, एक मल्टीमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर और ओम मीटर? नहीं भाई, ये सिर्फ इतना ही नहीं होता, मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है, वोल्ट मीटर ओम मीटर भी होता है। वोल्ट मीटर ओम मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर और वो होना चाहिए, यहाँ पे ओम मीटर और एमीटर होना चाहिए, वोल्ट मीटर एंड एमीटर होना था, ये दो एक साथ लग गया। फिर करंट मीटर एंड ओम मीटर, ठीक है, ये होता है सब, लेकिन वोल्ट मीटर, करंट मीटर एंड ओम मीटर, ये करंट मीटर का ही है, एमीटर जो बोलते हैं ना, यही है। तो मल्टीमीटर से मैं वोल्टेज भी मेजर कर सकता हूँ, करंट भी मेजर कर सकता हूँ और पावर भी मेजर कर सकता हूँ, ठीक है ना, या ओम मीटर भी मेजर कर सकता हूँ, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और रिले यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स अगेंस्ट ओवरलोड। एक ओवरलोड के लिए जो रिले मैं यूज करता हूं वो क्या होता है, तो ओवरलोड के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा थर्मल रिले मेरा काम आता है, जो टेम्परेचर पर यूज होता है। जैसे हमारा आप देखेंगे ना, तो बुकोल्स रिले जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव रिले होता है। टेम्परेचर अगर कहीं बढ़ता है तो वो रिले एक्टिव हो जाता है, जो ट्रांसफार्मर में लगे रहता है, और उसको ट्रांसफार्मर का हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो थर्मल रिले का यूज करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डैश ब्रेकर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन 400 kV। 400 kV लाइन बहुत बड़ा लाइन होता है, तो 400 kV लाइन के लिए हमेशा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। आप मुझे बताइएगा बेटा, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज में हम यूज करेंगे, ये आपका क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा बेटा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज तक मैं यूज करता हूं, ये अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं जानते तो भी बताइएगा। मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दे दूंगा, जितने टाइप का सर्किट ब्रेकर है उसका रेंज, जितना इंसुलेटर है उसका रेंज, जितने टाइप के केबल है उसका रेंज, जितना वोल्टेज होता है उसका रेंज, मैं सारे का आपको एक रेंज के टॉपिक में शॉर्ट्स में दे दूंगा। अगर चाहिए रहेगा तो जरूर बताइएगा बेटा। 1 से 2 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट्स हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। उच्च जिसमें है गलनांक सबसे अधिक होता है,
किसका होगा? सिल्वर का नहीं, इसकी चालकता सबसे अच्छी होती है टंगस्टन। ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे इसको बड़े बड़े जगहों पर ना टंगस्टन का यूज किया जाता है। जहां पर मेरे को ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा लाइट चाहिए, तो वहां पर टंगस्टन का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है। अ डायोड इज कॉल्ड, एक डायोड क्या होता है? तो एक डायोड अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, दूसरा नंबर अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है, ठीक है। क्या इन दोनों नाम से यहां पर यूज हो रहा है? क्या कुछ नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये सब डायोड के एप्लीकेशंस है। डायोड की सहायता से मैं इनको बनाता हूं, इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर गलती से मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी कैरियर इन द डैश। एक इलेक्ट्रॉन्स किसमें मेजोरिटी कैरियर में होता है मेरा? तो एनपीएन में नहीं होगा, पीएनपी में नहीं होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी होता है और जो होल्स होते हैं ना बेटा वो माइनॉरिटी रहते हैं। होल्स क्या होगा? माइनॉरिटी, ठीक है, इस जगह पर रहते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा माइनॉरिटी में और जो होल्स हो जाएगा वो होगा मेजॉरिटी में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है बेटा। चलिए नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ द थर्मोकपल। एक थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? तो आपको मालूम होगा कि थर्मोकपल ना सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। सीबेक इफेक्ट का मीनिंग क्या होगा? अगर दो मेटल है ना, तो दो मेटल अलग अलग टेम्परेचर दिया जाए ना, तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे को जब ये ट्रांसफर करते हैं हीट, तो इससे ईएमएफ जनरेट होता है। और जो वो ईएमएफ होता है ना हमेशा डीसी होता है। तो ईएमएफ बोलो चाहे वोल्टेज बोलो, ये हमेशा क्या होगा? डीसी में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्लास 11th टेम्परेचर वाले टॉपिक पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिजिक्स के उसमें। चलिए नेक्स्ट, द बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो जैसे ही आपको पता चल जाता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। लेकिन अगर मैं एफईटी का बात करूंगा तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो इस जगह पर आप देखेंगे ना, तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर का हमेशा जो रेजिस्टेंस होगा वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से कम होता है। बीजेटी का जो रेजिस्टेंस है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से कम होगा। तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर लो इनपुट रेजिस्टेंस कंपेयर्ड टू एफईटी, यही ऑप्शन सही है। बाकी हाई इनपुट रेजिस्टेंस नहीं होगा, जीरो इनपुट रेजिस्टेंस नहीं होगा, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आर इंटरनल जो होगा ना बेटा किसका, तो बीजेटी का, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये हमेशा लेस देन होगा आर इंटरनल एफईटी का। ध्यान रखिएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। Which of the following rectifier has the best efficiency and regulation? कौन से रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी होगा सबसे बेस्ट होता है? तो आपको मालूम होगा फुल वेव चाहे ब्रिज हो ना 81.2% के साथ ये अपनी एफिशिएंसी दिखाता है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होगा कि मेरे को उसको रेगुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि चार डायोड है, चार टाइप के मेरे को कंडक्शन को देखना पड़ता है, तो उसको रेगुलेशन थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इसका आंसर होगा फुल वेव रेक्टिफायर। ये एफिशिएंसी भी है 81.2, ब्रिज रेक्टिफायर का भी 81.2 होता है, लेकिन इसका रेगुलेशन आसान होता है, इसीलिए हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर कैन प्रोवाइड। एक ट्रांजिस्टर क्या प्रोवाइड करता है? करंट एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन, या तीनों। तो ट्रांजिस्टर करंट, वोल्टेज और पावर तीनों टाइप का एम्प्लीफिकेशन दिखा सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता है ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग जेनर डायोड का यूज एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, ऐसा पता होगा आपको, ठीक है। ट्रांजिस्टर का भी यूज हम लोग प्रवर्धक के रूप में करते हैं, एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है, एक एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो एससीआर का सिंबल तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि एससीआर का सिंबल ऐसा रहता है बेटा, ये एनोड, कैथोड और ये गेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको। क्लियर है? और अगर मैं इसका देखूं ना तो ये इस टाइप का बनता है, एनोड, कैथोड और ये गेट। ठीक है, ये जंक्शन होता है J1, J2, J3 और ये लेयर्स होते हैं PN। हमको बोल रहा है कितने PN जंक्शन होंगे, तो जंक्शन 1 2 3 है ना, तो 3 जंक्शन होंगे। अगर लेयर पूछता ना बेटा कितने लेयर है, तो मैं 4 मारता। क्लियर है? कितने टर्मिनल पूछता तो मैं 3 मारता, क्योंकि 3 टर्मिनल वाला ये PN डिवाइस होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रायक हैज डैश टर्मिनल। ट्रायक में आपको पता है बेटा 3 टर्मिनल होता है, एक MT1 और एक MT2 और तीसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा, एनोड होता है कि कैथोड होता है? जाहिर सी बात है बेटा, क्या होना चाहिए, आप अपने से आप मुझे बता सकते हैं कि एनोड होगा कि कैथोड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3 टर्मिनल वाला। जितने क्वेश्चन पूछना अगर आप उसका आंसर देते हैं ना, मतलब आपका प्रिपरेशन सटीक चल रहा है बेटा। नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। सिर्फ आप ओम के नियम को पढ़ के आप सोचेंगे पेपर निकाल दो, नहीं निकलेगा बेटा। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें जो बोल रहा हूं। In monolithic integrated circuit, the active elements are, active elements क्या क्या होते हैं? तो एक आईसी सर्किट में अगर आप देखेंगे ना, तो जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिस्टर और डायोड होते हैं। बाकी सारे ये जो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ये सब जो होते हैं ना, इसको पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं और ये एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर है? ये वन लाइनर होता है बेटा, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। 4-5 इसके ऑब्जेक्टिव देख लोगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द कंडीशन इन ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ का कंडीशन क्या होता है? रेशियो ऑफ V बाई I शुड बी कांस्टेंट, यही होगा। बाकी रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ये सब नहीं है ना। ये सब हमेशा V बाई I रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और इसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस से शो करते हैं। इसीलिए जब मैं कर्व ऐसा बनाता हूं ना बेटा, तो एक लीनियर लाइन मिलता है, ये वाला, यही स्लोप दिखाता है कि भाई ये कांस्टेंट है। क्लियर है? ये स्लोप और कुछ नहीं, द स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसकी जो ढाल होती है ना, वही मेरे को रेजिस्टेंस शो करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इन अ रजिस्टिव लोड पावर डिसिपेशन वुड बी प्रोपोर्शनल टू, रजिस्टिव लोड में जो पावर होता है ना, पावर होता है V इंटू आई। क्या इसमें रेजिस्टेंस है? क्या नहीं है। पावर इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, तो इसमें रेजिस्टेंस है। लेकिन हमको बताना है कि जब भी रजिस्टिव लोड होता है ना, तो करंट का ही, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, करंट रिस्पॉन्सिबल होता है सारे चीजों के लिए। तो पावर का तीसरा फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। तो ये जो है ना, पावर जो है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्क्वायर ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? घर पे हमेशा क्या होगा, वोल्टेज समान होता है, क्योंकि हमारे पास ना पूरे पैरेलल में रहते हैं ना पूरे घर के इक्विपमेंट। तो जो लोड होगा ना, उसमें सारे में करंट अलग अलग जाता है, इसीलिए करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट। हमेशा इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, आपको पता है, वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो हमेशा करंट क्या होता है बेटा, 90 डिग्री लैग करता है। तो करंट हमेशा लैगिंग पोजीशन पर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। इंडक्टिव की जगह अगर कैपेसिटिव बोला रहता, इंडक्टिव की जगह कैपेसिटिव बोला रहता, तो मैं वोल्टेज को अगर रेफरेंस लूंगा ना, तो करंट 90 डिग्री लीड करेगा बेटा, ये याद रखना। क्लियर है?
द पावर फैक्टर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है ना, ये हमेशा होता है R बाई जेड। ये बनता है, मैंने आपको इसके एसी सर्किट में पूरा बताया है कि ये R होता है, ये X होता है, ये Z होता है। इसे हम एक्टिव बोलते हैं, इसे हम रिएक्टिव बोलते हैं, और इसे हम एपरेंट बोलते हैं। सब में पावर पावर लगा लीजिएगा, ये एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। ये होता है वी आई कॉस फाई, ये होगा वी आई साइन फाई, ये होता है V इंटू आई, ठीक है ना। ये किलो वॉट होता है, ये केवीए आर होता है रिएक्टिव, और ये सिर्फ और सिर्फ केवीए होता है। तो चाहे किलो वॉट डिवाइडेड बाई केवीए बोलूं, चाहे वी आई कॉस फाई डिवाइडेड बाई वी आई बोलूं, चाहे एक्टिव डिवाइडेड बाई एपरेंट बोलूं, या आर बाई जेड बोलूं, कॉस फाई हमेशा आधार बटे कर्ण होगा। तो इन सारे की वैल्यू कॉस फाई कहलाती है। तो यही आर बाई जेड, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द इम्पिडेंस इन आरएल सर्किट गिवन बाय जेड, जेड का जो आरएल सर्किट होता है ना, हमेशा होता है आर प्लस जे एक्सएल। एक्सएल जो होता है इसे कहा जाता है हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है, ये मैंने कल ही बताया था आपको। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा ना एक्सएल, ये हमेशा 2 पाई एफएल होता है। बोलने का मतलब है कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। अगर मॉड निकालूंगा जेड ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये दिख रहा है ना। R2 प्लस X2 का स्क्वायर ऐसा लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये R2 का मतलब है स्क्वायर और X2 का मतलब है स्क्वायर। ये 2 गधे जैसा लग गया है, मेरे से गड़बड़ हुआ है बेटा, मैं ही गधा हूँ जो ऐसे स्क्वायर नहीं लगा पाया। ठीक है, मैं बस दिख गया, क्योंकि मैं स्क्वायर खोजने बैठता तो टाइम जाता है। मेरे को अभी आपको क्वेश्चन दिखाना है, मेरे को, मैं ये नहीं दिखा सकता कि मैं कितना अच्छा टाइपिस्ट हूँ। मैं बस टाइप करते जा रहा हूँ, आपके लिए जो मिल रहा है मेरे को, मैं सारा चीजें लगा के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे मेहनत को वो मानिए, थोड़ा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 capacitors of 2 microfarad each are connected in parallel and a capacitor of 1 microfarad connected in series। 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, पैरेलल में कनेक्ट है। ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कैसा है, सीरीज में कनेक्ट है, ये वाला। तो मेरे को इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ये अगर उसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, 2 और 2 जोड़ के कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड ये होगा। और 4 माइक्रोफैरेड फिर 1 के साथ सीरीज में है, तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.8 माइक्रोफैरेड। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में रहते हैं ना, तो पैरेलल जैसे सॉल्व होगा, और कैपेसिटर पैरेलल में रहते हैं तो सीरीज जैसे सॉल्व होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। 2 bulbs, one 100 watt and the other is 50 watts, are connected in series across 220 volt supply. Ratio of current through them will be। तो रेशियो क्या होगा, मैं आपको सबका कंसेप्ट सिखा देता हूँ। देखिए, 2 बल्ब बोला है ना, जिनमें से एक का 100 वॉट है, मतलब P1 बराबर 100 वॉट है। क्लियर है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो वोल्टेज है कितने वोल्ट पे दिया है, तो एक बोल रहा है कहा गया 220 वोल्ट, यही दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर P1 बराबर क्या होता है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R होता है। तो यहाँ से R निकाल लेता हूँ, P1 बराबर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। यहाँ से R1 निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि वही सेम, देखे होगा क्या, आप थोड़ा सा पहले समझ लो। दो बल्ब है, एक 100 वॉट का बल्ब है और एक 50 वॉट का बल्ब है। ठीक है, कनेक्ट है ना 220 वोल्ट के साथ सीरीज में कनेक्ट है। मतलब सीरीज में बोलने का मतलब है कि यहाँ का इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा। सीरीज में तो वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, करंट तो सेम होगा ना बेटा। इसमें जो करंट जाएगा
इसमें भी सेम करंट जाएगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली I1 और I2 का जो रेशियो होगा ना 1:1 डायरेक्टली बोल सकता हूं, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल बोले रहता है ना तब मैं सॉल्व करता कि दोनों का रेजिस्टेंस निकालता तब जाके मैं बनाता, लेकिन क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में करंट सेम होगा तो हमेशा 1:1 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है which are minimum requirement to cause the flow of current। करंट के प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? तो करंट कब फ्लो होगा? जब मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स हो और एक कंडक्टर हो, एक वोल्टेज सोर्स हो और एक कंडक्टर हो। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। वोल्टेज सोर्स, एमीटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसका जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक सोर्स हो और एक कंडक्टर, कोई सा भी वायर हो जहां से करंट फ्लो हो जाए, बस करंट तो आ गया पूरा। ठीक है, यह है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। क्या होगा अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो कंडक्टर हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। धनात्मक तापमान गुणांक होता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, resistance of a conductor when its temperature is increased remains constant, decreases, crackling या इलेक्ट्रिक शॉक। नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा। जब किसी कंडक्टर का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस, ये जो डिक्रीज है ना बेटा, इसको इंक्रीज कर लेना, ये इंक्रीज हो जाएगा ना, ये इंक्रीजेस। ठीक है ना, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? रिमेन्स कांस्टेंट तब होगा ना जब मेरे को बोलता कि किसी सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, तो जैसे वोल्टेज को 2 गुना बढ़ा दिया तो करंट क्या होगा? तो वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाएंगे तो करंट भी 2 गुना बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर इज 400 वॉट। तो मेरे पास बोल रहा है हाफ लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा? तो देखिए, ये जो कॉपर लॉस होता है ना, PCFL दिया हुआ है मेरे को कितना, फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना दिया है? 400 वॉट दिया हुआ है ना। ठीक है, तो मैं बोलूंगा हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा? हाफ लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा बेटा? तो ये जो लोड होता है ना, अगर हाफ है तो हाफ का मतलब होता है x = 1/2। अगर फुल लोड बोलता है, फुल लोड, तो x बराबर होता है, फुल लोड पर x बराबर होता है 1। अगर 3/4 लोड बोले रहता ना तो x बराबर लेता मैं 3/4। अभी मेरे को हाफ लोड बोला है ना, तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा x² PCFL। हाफ का मतलब हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू PCFL मेरे को दिया है 400, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 400। ये कटा बेटा कितना आ गया? 100 वॉट। सेम क्वेश्चन आप फुल लोड मतलब 3/4 लोड के लिए भी बनाइएगा। 3/4 में क्या हो जाएगा? x² इंटू PCFL हो जाएगा, तो x की जगह हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू 400। आप इसको काटेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये है इसका, मैं आपको QR दे देता हूँ, स्कैनर। आप स्कैन करेंगे तो आपको ये पूरा जो क्लास है इसका PDF मिल जाएगा। ये स्कैनर है। देखिए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा मेरे मेहनत को सराहिए। अब कितना टाइम हो रहा है आप देखेंगे तो आप बोलेंगे अभी 12:10 हो रहा है। ठीक है ना, तो रात को भी जग के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये है वो स्कैनर, आप इसको ले लीजिए और स्कैन करिए और अपने दोस्तों में चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।